Welcome to Easy Engineering. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पार्ट 4। इस पार्ट के अंदर हम प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें आता है प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कॉन्स्टिट्यूट होता है, और जो हमारा कोएक्सियल वायर्स होती हैं और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं, इनके अंदर जो सिग्नल हमारा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है और हमारा सिग्नल एस्टैब्लिश होता है। तो हम फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है कि डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस और डिराइव द इक्वेशन ऑफ द ईएम वेव इन लॉसलेस मीडियम। तो लॉसलेस मीडियम और फ्री स्पेस का मतलब सेम ही है। तो हम देखते हैं कि फ्री स्पेस के अंदर जो हमारा चार्ज डेंसिटी है रो, वो ज़ीरो हो जाता है, और जो हमारा करंट डेंसिटी है जे, वो भी ज़ीरो हो जाता है, और जो हमारा एप्साइलन है उसका वैल्यू एप्साइलन नॉट हो जाता है, म्यू का भी म्यू नॉट हो जाता है। तो जो हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस पढ़े थे पहले पार्ट के अंदर, उसके अंदर था कि जो हमारा गॉस लॉ था, डाइवर्जेंस ऑफ ई, वो हमारा रो अपॉन में एप्साइलन नॉट था। पर यहाँ पर हमारा फ्री स्पेस के अंदर रो ज़ीरो होता है, तो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ई भी ज़ीरो हो जाएगा, और जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ बी होता है वो तो ज़ीरो रहेगा ही। यहाँ रो की वजह से जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ई था वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो इसका थर्ड इक्वेशन होता है, कर्ल ऑफ ई माइनस इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, तो यहाँ पर उसका बी को हम म्यू नॉट एच लिख देते तो माइनस म्यू नॉट डेल एच बाय डेल टी हो जाता है। तो ये भी सेम ही रहेगा। तो जो हमारा कर्ल ऑफ एच है वो जे प्लस डेल डी बाय डेल टी हो जाता है, और जे तो हमारा फ्री स्पेस में ज़ीरो है, और मैंने पिछले पार्ट में बताया था जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी है उसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर होता है। तो वहाँ हम एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी डाल देंगे, कर्ल ऑफ एच सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़। फिर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कर्ल करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 ऑफ मैक्सवेल में। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट और कर्ल लगाएंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट कर्ल ऑफ डेल एच बाय डेल टी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ई माइनस लैप्लेसियन ई वेक्टर। तो जो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, मतलब ये ऐसे आएगा, डाइवर्ज ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर। और आर एच एस के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो माइनस म्यू नॉट, जो हमारा कर्ल डेल जो कर्ल ऑफ एच होगा वो यहाँ अंदर आ जाएगा, तो माइनस म्यू नॉट डेल बाय डेल टी कर्ल ऑफ एच हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू है, इसको सॉल्व करने के बाद जो ये वैल्यू आती है हमारी, तो अगर हम देखेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें पता था कि जो हम जब भी हम डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट करेंगे, पिछली वीडियो में पिछले पार्ट्स के अंदर मैंने बताया था कि जब भी हम कर्ल का डाइवर्जेंस करें तो वो ज़ीरो होता है, पर अगर हम डाइवर्जेंस पे ग्रेडियंट अप्लाई करें तो वो भी ज़ीरो हो जाता है। तो जो हमारा इसका वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट डेल बाय डेल टी। और जो हमारा कर्ल ऑफ एच था यहाँ पर माइनस म्यू नॉट डेल बाय डेल टी कर्ल ऑफ एच, तो कर्ल ऑफ एच की जो वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर ऑफ 4 मैक्सवेल के अंदर था वो एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी था। तो हमने इसको भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, कर्ल ऑफ एच था यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी आ गया। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन में डेल टी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा वेव इक्वेशन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलरली अगर हम देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच वेक्टर होता है, उसको भी हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच बाय डेल टी स्क्वायर लिख सकते, तो ये हमारा वेव इक्वेशन ऑफ एच वेक्टर हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो जो इसके अंदर हमारा इक्वेशन नंबर ए एंड बी है, तो वो हमारा डिफाइन करता है ईएम वेव की इक्वेशन को इन फ्री स्पेस और लॉसलेस मीडियम। तो इससे हमने जनरल वेव इक्वेशन निकाली, जो कि होगी डेल स्क्वायर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल टी स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमने जो फाई था ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और एच वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारा, अगर हम जनरल वेव इक्वेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशंस आई थी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो हमारा v का वैल्यू होगा वो 1 में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फ्री स्पेस के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, जो कि है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो v, जो हमारा फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू 1 में अंडर रूट म्यू नॉट में एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसकी जगह v की जगह c लिख देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्री स्पेस के अंदर जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो ये हमें बात पता चलती है यहाँ से। अब एक नोट का पॉइंट है कि जो भी अभी हमने डेरिवेशन के अंदर देखा, जो जहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा, वो हमने एक डायरेक्शन में कंसिडर करा। मतलब जो हमने वेव ली वो यूनिफॉर्म प्लेन वेव ली, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो सारी ही एक ही डायरेक्शन में है। ये हमने टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन वी कंसिडर वन डायमेंशनल डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब हमारी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। क्योंकि अगर हम एक्स वाई जेड एक्सेस के अंदर लेंगे तीनों की डायरेक्शंस तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि जो भी हमारा जो उसका एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन, वाई एक्सिस के अंदर हम जीरो में ले लेते हैं और इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं। सपोज कि हमने जेड एक्सिस में ले लिया। तो एक एग्जांपल है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ई एम कॉस ओमेगा टी माइनस बी एक्स, ये तो भी हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हम इसे वेक्टर करेंगे तो ई वेक्टर इक्वल्स टू ई एम कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स वाई यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि है वाई एक्सिस। और यहाँ पर माइनस बीटा एक्स है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेव की इक्वेशन को बताता है। अगर जैसे कि यहाँ पर प्लस बीटा एक्स कर दो तो जो वेव की जो मेरी डायरेक्शन होगा वो माइनस एक्स एक्सिस के अंदर होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वाई एक्सिस में, वेव की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, वेव की डायरेक्शन पता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था जो कि हमारा ई क्रॉस एच होता है वो वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई एक्सिस के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेव है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब भी हम, यहाँ आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। आई कैप जो यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस में, जे कैप होता है यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस में और के कैप होता है यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस में। तो अगर जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और जो हमारा वेव का इक्वेशन है वो यहाँ है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम जैसे कि ये ई क्रॉस के, तो जो हमारा ये जेड एक्सिस में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि जे क्रॉस के ही हमारा आई कैप होता है और पॉजिटिव आई कैप। अगर के क्रॉस जे होता तो ये हमारा माइनस आई कैप होता है, पर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन थी तो हम जे क्रॉस के ही करेंगे, तभी हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पर हमें जे क्रॉस के करेंगे, तो जे क्रॉस के करेंगे मतलब वाई क्रॉस जेड एक्सिस। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो जेड एक्सिस में हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो ई क्रॉस एच वो वेव को करता है, तो एच की जो डायरेक्शन होगी वो जेड एक्सिस के अंदर हो जाएगी। तो हम इससे ये भी करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड और ई एम वेव वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, तभी हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इससे ये कुछ नोटेशंस हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं। तो हम ई एम को हमेशा हम पीक वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारा ओमेगा डिनोट करता है रेडियल फ्रीक्वेंसी को,
और जो हमारा बीटा है वेव नंबर, इसे हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, उसका वैल्यू होता है 2π/λ। और बीटा को हम ω/v कहते हैं, रेडियल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन फ्री स्पेस, मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी फ्री स्पेस में है तो उसकी जो स्पीड होगी वो c हो जाएगी, तो ये ω/c हो जाएगा फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है, तो बीटा ये हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, रेडियल फ्रीक्वेंसी और इसकी पीक वैल्यू। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, so the electromagnetic wave is traveling in z direction in a dielectric medium with mu r and epsilon r equals to 2, और ये हमें वैल्यूज दे रखी है mu r की 1 और epsilon r की 2। सो द वेव हैज़ पीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E नॉट इक्वल्स टू 5 वोल्ट पर मीटर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दे रखा है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दे रखा है 5 वोल्ट पर मीटर। तो कैलकुलेट द इम्पिडेंस of the dielectric medium and peak magnetic field intensity, hence determine the velocity of the wave। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले इम्पिडेंस निकालना है। तो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस होती है पिछले पार्ट के अंदर, वो E0/H0 होता है, और इंट्रिंसिक इम्पिडेंस √μ0/H0 भी होता है। इसका मैंने पिछली पार्ट के अंदर ये बताया था ये कैसे होता है, क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E² हो जाता है और ये हाफ μ0 H² हो जाता है। तो इससे जो हमारा इंट्रिंसिक इम्पिडेंस निकलता है वो ये निकलता है, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो अगर हमें यहाँ इंट्रिंसिक इम्पिडेंस निकालना है तो हम उसको √μ/ε कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम μ0 इसलिए नहीं कर रहे और एप्सिलॉन नॉट क्योंकि यहाँ हमारा मीडियम है डाइलेक्ट्रिक, फ्री स्पेस नहीं है, तो μ और एप्सिलॉन करेंगे। पर μ और एप्सिलॉन का वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें μr और एप्सिलॉन r मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हमें गिवन है यहाँ पर, और रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है। तो हम μ और एप्सिलॉन को μr × μ0 कर देंगे। और पिछले पार्ट्स के अंदर भी मैंने बताया था कि अंडर द रूट μ0/ε0 का वैल्यू होता है 377। तो जो हमारा इंट्रिंसिक इम्पिडेंस होता है वो अंडर रूट μ0/ε0 होता है फ्री स्पेस के अंदर, तो उसका वैल्यू वैसे तो 377 निकलता है, पर यहाँ हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो μr × μ0 एप्सिलॉन r × एप्सिलॉन नॉट करेंगे। तो जो हमारा अंडर द रूट μ0/ε0 का वैल्यू 377 होता है, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर, और μr और एप्सिलॉन r का वैल्यू हमें 1/2 गिवन है। तो सीधा हम इसे कैलकुलेट करके इंट्रिंसिक इम्पिडेंस निकाल लेंगे। अब इसके अंदर ये था कि एंड मैग्नेटिक पीक मैग्नेटिक फील्ड भी हमें निकालना है, इंटेंसिटी मतलब H। अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो हम B, पर यहाँ इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो मैच करेंगे। तो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस E0/H0, इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू हमें पता है, हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव के लिए भी मैंने बताया था कि v = 1/√μe, पर मैंने फ्री स्पेस के अंदर बताया था कि वो μ0/ε0 हो जाता है, पर यहाँ पर हमारा मीडियम डाइलेक्ट्रिक है तो ये म्यू ही हो जाएगा। और म्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, μ0 μr और एप्सिलॉन r। इन सब की वैल्यूज़ हमें पता है, बस वैल्यूज़ डाल के हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। जो उसका फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर वो इतना दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 50 वोल्ट पर मीटर। सो व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमें पता है कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी जो स्पीड होती है, वैसे तो फ्री स्पेस के अंदर वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है,
और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें पहले क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, हमें सबको फॉर्मूला पता है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में न्यू, तो हमें लैम्डा का वैल्यू निकल आएगा, पता लग जाएगा। और फिर इसके बाद हम निकालेंगे एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। या हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है मतलब बी नॉट, अगर इंटेंसिटी गिवन होता तो हम एच नॉट निकालते, पर यहाँ हमें बी नॉट निकालना है। तो जो हमने पढ़ा था ई नॉट अपॉन में बी नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी। जो ये रिज़ल्ट आ रहा है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा ये कैसे आया, पर ये फॉर्मूला आप याद रखना न्यूमेरिकल्स में। तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई नॉट अपॉन में बी नॉट अपॉन में अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और फ्री स्पेस के अंदर हम सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, सी के इक्वल होती है। तो हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और बी नॉट का वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें ई नॉट का वैल्यू पता है। सो ई नॉट का वैल्यू 50 है, बी नॉट का वैल्यू है ये, और सी इसके इक्वल है 3 × 10⁸। तो बी नॉट इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में 3 × 10⁸ करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड भी पता लग जाएगा। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन आता है, शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर वाइल प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस। तो हमें ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। तो हमें कंसिडर करेंगे यूनिफॉर्म प्लेन वेव टू सिंप्लीफाई आवर इक्वेशन, जो कि होगी हमारे ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस, वेव का एक्स एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड का जेड एक्सिस होगा। सो हम इसका डेरिवेशन के अंदर फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। तो मैंने पहले पार्ट्स में बताया था कि जो हम कर्ल ऑफ ई है वो हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कर्ल ऑफ ई के लिए हम ऐसे डिटर्मिनेंट मेथड आई जे के डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड और ई एक्स ई वाई ई जेड। तो और ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, इसको हमने ये वैल्यू लिख दी और ये ऐसे यूँ करके लिख देंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व होने के बाद हम क्या करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड के भी हम अलग अलग कंपोनेंट्स लेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के भी यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स लिए थे, ई एक्स ई वाई ई जेड। तो अब इसके अंदर भी हम जब डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे आई कैप के अंदर, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्स डायरेक्शन के अंदर लिया तो माइनस डेल बी एक्स बाय डेल टी, डेल बाय डेल वाई ई वाई ऐसे हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट मेथड से हमने सॉल्व करा है। सो जो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज कंसिडर्ड, तो जो इक्वेशन नंबर 1 था हमारा ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स वाई यूनिट वेक्टर, तो इसके अंदर से हमने एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव कंसिडर करा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओनली इन वन डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक ही डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में, और इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा वेव है वो भी एक ही डायरेक्शन के अंदर है, जो कि एक्स एक्सिस है। वो हमें पता लगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ माइनस बीटा एक्स था तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव की होगी डायरेक्शन। सो हम डेल ई वाई अपॉन में ई एक्स का जो कंपोनेंट होगा वही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव को कंसिडर कर रहे हैं। तो जो भी अबव 6 कंपोनेंट जिनका भी हमने डिटर्मिनेंट निकाला यहाँ पर, तो ये सारे कैंसिल आउट, ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि हम ये कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो जो भी डेल बाय डेल एक्स ई वाई होगा हम इसी को ही कंसिडर करेंगे। सो जो हमारा ये था माइनस डेल बी जेड बाय डेल टी डेल ई वाई बाय डेल एक्स, हम इसी को ही कंसिडर करेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ई वाई का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स डाल देंगे। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स ब्रैकेट में माइनस बीटा हो जाएगा। फिर हम इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये सीधा ही बी जेड आ जाता है। अगर डिफ्रेंशिएशन अंदर और बाहर इंटीग्रेट करें तो वो सीधा ही वो फंक्शन आ जाता है, बी जेड आ गया यहाँ पर। इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारा ये था, हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा बीटा ई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा।
तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे जो ये चीज़ है हमारा, ये हमारा ई वाई को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स है वो ई वाई है, और बीटा अपॉन में ओमेगा ये हम लिख देंगे। तो जो बी जेड है वो हमारा ई वाई बीटा अपॉन में ओमेगा है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो बीटा होता है वो 2π/λ होता है और ओमेगा बाय वी होता है। तो अगर हम ये लिखेंगे तो हम यहाँ से बीटा बाय ओमेगा की वैल्यू पता लग जाएगी, जो कि होगी वी। तो यहाँ पर हम बीटा बाय ओमेगा की वैल्यू क्या डाल देंगे, वी। तो जैसे कि ये बी जेड ई वाई अपॉन में वी आ गया, तो फिर इससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई वाई अपॉन में बी जेड इक्वल्स टू वी। तो यहाँ से जो मैंने पिछले न्यूमेरिकल करा था अभी, तो यहाँ से मैंने उसका रिजल्ट भी निकाल लिया, ई वाई अपॉन में बी जेड इक्वल टू वी। और फ्री स्पेस के अंदर ये वी क्या हो जाता है, सी हो जाता है हमारा। पर हमें तो यहाँ पर अभी प्रूफ करना था कि ट्रांसवर्स नेचर, तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू 1/mu0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। सो इक्वेशन जो 2 था हमारा रिप्रेजेंट्स EM वेव इन फ्री स्पेस। तो जो ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 2 था ये EM वेव इन फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि v का वैल्यू क्या है, 1/√mu0 एप्सिलॉन नॉट। तो E मेरा क्या है, ई वाई वेव एक्स में। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा z एक्सिस में हो जाएगा। सो EM वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स होगा ट्रांसिटिव, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर उसका फ्लो हो रहा है। EM वेव का एक ही डायरेक्शन में फ्लो रहा है, ट्रांसवर्स इन नेचर। तो यहाँ से हमने ये भी चीज़ प्रूफ कर दी इक्वेशन नंबर 2 और इसकी मदद से। तो उसकी जो ट्रांसवर्स इन नेचर आ गई, हमने ये प्रूफ कर दिया। और जो इससे हमने जो रिज़ल्ट निकाला E अपॉन में B इक्वल्स टू V, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार न्यूमेरिकल में भी हमने इसी फॉर्मूला से ही अपना आंसर सॉल्व करा था, क्वेश्चन सॉल्व करा था। अब इस पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट फॉर अ प्लेन वेव प्रोपगेशन इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर इन फेज टू ईच अदर। तो फ्री स्पेस के अंदर अगर हम देखेंगे जो ई वाई अपॉन में एच जेड होता है वो √mu0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और वो एटा के इक्वल होता है, मतलब इंट्रिंसिक इम्पिडेंस के, जो कि हमारा 377 होता है वैल्यू। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत यूज़ होता है। तो अगर हम देखते कि हमें प्रूव करना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर इन फेज टू ईच अदर, इन फेज मतलब सेम फेज में। सो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है E0 cos ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स वाई का। तो जो हमारा H होता है वो हम H0 कर सकते हैं, और H0 का वैल्यू जो हमारा एटा होता है वो हमारा होता है E0 अपॉन में H0। तो H0 हमारा E0 अपॉन में एटा निकल आता है। तो यहाँ H0 की जगह हम E0 अपॉन में एटा लिख देंगे, और cos ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स और z यूनिट वेक्टर। सो जो हमारा ई वाई अपॉन में एच एटा होता है, और EM वेव हमारा ट्रांसवर्स इन नेचर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, और एटा एक रियल क्वांटिटी है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी वो एक सेम फेज में होंगी। मतलब अगर मैं देखूं, जो मैंने H को यहाँ पर H0 की जगह E0 अपॉन में एटा लिख दिया, और ये जो मेरी एटा है वो एक रियल क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होगी, मतलब वो वेरी नहीं करेगी चाहे वो कहीं पर भी हो। और जो हमारा E0 है वो भी सेम रहेगा। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वेशन है वो लगभग सेम है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर हमारा E0 cos ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स है, और यहाँ ऑन में हमारा E0 अपॉन में cos ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स। तो फेस का मतलब दोनों का जो साइनोसॉइडल फॉर्म है वो तो सेम है, बस चेंज हमारा यहाँ आ रहा है, इधर हमारा चेंज आ रहा है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा। बस ये है कि ये वाई एक्सिस में जेड एक्सिस में है, डायरेक्शन अलग है, पर जो इनका फेज है, जो साइनोसॉइडल फॉर्म है इनका, वो एक ही है दोनों का। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, हमने ये इसलिए कहा क्योंकि जो हमारा एटा है वो एक रियल क्वांटिटी है, वो साइनोसॉइडल फॉर्म में नहीं है। अगर मैं यहाँ एटा का वैल्यू अगर मेरा साइन ओमेगा टी होता तो मेरा फेस में चेंज आता, पर एटा का वैल्यू मेरा एक रियल है, वो साइनोसॉइडल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो जो हमारा ई और एच है वो सेम फेस के अंदर है, आर इन फेस टू ईच अदर। तो ये हमने ऐसे निकाला।
इसके बाद एक होता है कि जो हमारा पावर है, जो हम पॉइंटिंग वेक्टर भी हमने पढ़ा था ई क्रॉस एच इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन में एटा हो जाता है। तो ये कैसे हुआ कि पावर जो हमारा ये होता है पॉइंटिंग वेक्टर और पावर, वो होता है ई क्रॉस एच। एच की जगह हम बस ई नॉट अपॉन में एटा लिख रहे हैं, तो ये ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में एटा हो जाएगा वैल्यू। अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें हमारा, तो एवरेज वैल्यू के अंदर हम 1 अपॉन में टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी जो भी हमारा ई नॉट स्क्वायर अपॉन में एटा है इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जो हमारा ई नॉट है वो क्या होता है, जो हमारा ई है वो होता है ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और जो कॉस ओमेगा टी होता है उसका जो एवरेज फॉर्म होता है, पर यहाँ ये ई स्क्वायर है, तो अगर हम लिखेंगे ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है उसका एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ होता है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अपॉन में एटा भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसका वैल्यू हाफ होता है। तो 1/2 ई नॉट स्क्वायर अपॉन में एटा मेरा हमारा एवरेज वैल्यू निकल आएगा, पर ये पीक वैल्यू है। तो अगर हम इसको हम देखेंगे तो जो हमारा होता है पीक वैल्यू इज इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन में √2। तो अगर हम इसको जो कन्वर्ट करके ई आर एम एस अपॉन में एटा कर देंगे तो यहाँ से हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ पावर जो भी हमारा ये पॉइंटिंग वेक्टर था, पिछले पार्ट से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, बस मैंने यहाँ एच की जगह ऐसे ही हूँ सब्स्टिट्यूट करके एक नया फॉर्मूला बनाया, तो इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पिछले पार्ट्स में समझाई हुई है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि शो दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन फ्री स्पेस। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी वो हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर होता है। ये हमें पता है। तो हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, पर हमें ये देखना है कि जो इसका रेशियो है वो 1 आना चाहिए। अब हमें ये पता है कि जो हमारा एटा है वो √μ0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है और एटा E/h होता है। तो पहले तो रेशियो 1 लाने के लिए मतलब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारा एटा है √μ0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे देखेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट है और ये म्यू नॉट है, और ये E/h का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एटा और अपॉन में 1 अपॉन में एटा, तो एटा और एटा भी कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के लिए अगर हम ये वैल्यूज़ को एटा की फॉर्म में यहाँ लाएंगे तो वो भी हमारी रेशियो 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद ये एटा अपॉन में एटा आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो रेशियो हमारा 1 आ गया, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हमारा एक छोटा सा मतलब टॉपिक और है, तो अब हम पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपगेशन इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। पहले हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपगेशन पढ़ा था वो फ्री स्पेस में था, पर अब हम यहाँ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन। तो हम जल्दी से देखते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी जो चार्ज डेंसिटी होगी, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब इंसुलेटर, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, और करंट भी नहीं होगा, करंट डेंसिटी सिग्मा ई वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम अगर इसके अंदर मैक्सवेल्स इक्वेशंस देखें, मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो हमारा उनमें क्या चेंज आता है, जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो भी ज़ीरो हो जाएगा, और जो डाइवर्जेंस ऑफ बी वो तो ज़ीरो था, ये सेम रहेगा, ये भी फ्री स्पेस की तरह रहेगा, और कर्ल ऑफ ई माइनस डेल बाई डेल टी ये भी वही रहेगा सेम फ्री स्पेस की तरह, और कर्ल ऑफ एच जे प्लस डेल डी, और ये जे ज़ीरो हो जाएगा। तो फ्री स्पेस की तरह डाइइलेक्ट्रिक मीडिया में भी मैक्सवेल्स इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया है, सेम रही। तो जो इसके जो रिजल्ट्स होंगे, जो भी हमने इक्वेशन डिराइव करी वो भी कुछ हद तक सेम ही होंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन के अंदर जो इक्वेशन निकाली थी,
तो वो हमने फ्री स्पेस में निकाली थी, पर फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो हमारे कंडीशंस थे और मैक्सवेल्स इक्वेशंस थे वो सेम आए। तो अगर हमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन निकालनी है तो हम सिंपल करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर भी वही करेंगे कि कर्ल ऑफ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, और उसको फिर सब्सिट्यूट करेंगे रो इक्वल टू ज़ीरो जे इक्वल टू ज़ीरो से, और जो भी हमने जो डेरिवेशन है सिमिलर स्टेप्स टू क्वेश्चन 1। तो जो भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन के अंदर जितना बार डेरिवेशन करा था वो सारा ही सेम होगा। बस चेंज हमारा क्या आएगा कि जो हमने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट कंसिडर करा था फ्री स्पेस के अंदर, यहाँ पर वो म्यू और एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो जो म्यू और एप्सिलॉन की होगी रिलेटिव परमेबिलिटी और परमिटिविटी की वैल्यू में चेंज आएगा। तो बस जैसे कि यहाँ पर म्यू और एप्सिलॉन हो गया और म्यू और एप्सिलॉन हो गया, बाकी सब हमारा सेम है। तो अब जो हम इसकी ये निकालेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1 में जो v होगा यहाँ पर वो होगा अंडर रूट म्यू और एप्सिलॉन, वो ये म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। तो ये हमारी वेव की इक्वेशन आ जाती है इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बस ये कि ये म्यू ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू ही को रिप्लेस कर देंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी हम निकाल सकते हैं इक्वेशन वेव की। तो यहाँ पर मैंने बताया कि v इज इक्वल टू 1/√μ ही हो जाएगा, जो म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो जाता है और एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन में एप्सिलॉन हो जाता है। और हमें ये पता है कि 1 में अंडर रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर, और 1 में अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू c होता है, तो ये c हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो हमारा वेलोसिटी है वो ये हो जाएगा। तो जब भी अगर हमें ये म्यू ई अगर मैं यहाँ पर r लिख दूँ तो यहाँ पर फिर c आ जाएगा, और अगर r में हटा दूँ तो फिर ये 1 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट मेरे यहाँ से आ गए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। अब जैसे कि इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि शो दैट द वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस देन फ्री स्पेस। तो अभी हमने देखा कि फ्री स्पेस के अंदर जो वेलोसिटी होती है EM वेव की वो तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर वो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में अंडर रूट म्यू और एप्सिलॉन आर होता है। तो अगर हम देखें कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है वो तो लेस ही है फ्री स्पेस से, क्योंकि म्यू आर और एप्सिलॉन बोथ आर ग्रेटर देन 1। तो डिनोमिनेटर में इंक्रीज मतलब जो टोटल वैल्यू में डिक्रीज आएगा। तो VD क्या होगा, लेस देन होगा वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसके अंदर भी हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, ये वाई एक्सिस के अंदर है पॉजिटिव, टू प्रूव हमें यही ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर कि एक ही डायरेक्शन के अंदर हैं। सो सिमिलर स्टेप्स होंगे, बस हम म्यू नॉट को म्यू की जगह रिप्लेस कर देंगे और एप्सिलॉन नॉट को